सिर्फ एक, कि मेरी हाइट 5'5" से सिर्फ 2 mm कम थी। 2 साल की मेहनत चकनाचूर हो गई। वर्ष था 2018। मेरे पिताजी का रिटायरमेंट हो गया था। हम लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इतनी ख़राब थी कि जब 12वीं कक्षा में मैंने अपना इंजीनियरिंग का एंट्रेंस दिया, तब मैं कोई इंजीनियरिंग कॉलेज भी जॉइन नहीं कर सकी, क्योंकि मेरे पापा के पास उतने पैसे नहीं थे। 2018 में हम लोग मेरठ शिफ्ट हो जाते हैं और तब घर की बड़ी बेटी होने के नाते मुझ पे घर की सारी जिम्मेदारियां आ जाती है। पापा के हेल्थ इश्यूज़, बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी और मम्मी के भी हेल्थ इश्यूज़, इन सब की जिम्मेदारी थी मेरे कंधों पे। अब मेरा ये फ़र्ज़ बन गया था कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकूं और कहीं ना कहीं अपने मम्मी पापा की जिम्मेदारी और अपनी फैमिली की जिम्मेदारी को संभाल सकूं। तो गवर्नमेंट जॉब्स को सबसे ज़्यादा सिक्योर जॉब्स माना जाता है, स्पेशली लड़कियों के लिए। तो मैंने भी 2019 से गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और उनको फाइनेंस करने के लिए मैंने घर पे ही ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू किया। मेरी एनसीईआरटीज़ की प्रिपरेशन उस दौरान बहुत स्ट्रांग हो गई थी और इसी दौरान मुझे अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में से किसी एक फॉलोअर से पता चलता है यूपीएससी के बारे में। मैं उनका प्रोफाइल चेक करती हूँ, जहाँ उन्होंने बहुत सारे लबासना के पिक्चर्स डाले हुए थे और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगने लगता है कि शायद मैं भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकती हूँ। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी मोटिवेट किया और मैंने उनको बताया कि मेरी एनसीईआरटीज़ प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ज़रूर ये अटेम्प्ट दो। उस साल मैंने अटेम्प्ट भी दिया, मगर वो प्रिपरेशन काफ़ी नहीं थी कि मैं यूपीएससी क्रैक कर पाऊँ, लेकिन इतनी काफ़ी थी कि मैं किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस दे के वहाँ से स्कॉलरशिप हासिल कर पाऊँ। और ऐसा हुआ भी। 2019 में हज कमेटी ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम क्रैक करके मैंने वहाँ पे स्कॉलरशिप ली और वहाँ पे 1 वर्ष अच्छे से प्रिपरेशन की। उस 1 वर्ष में प्रिपरेशन करने के बाद मैं अपना पहला पेपर तो क्वालिफाई कर पाई, मगर वो जो मैथ्स कमज़ोर था मेरा बचपन में, वो कहीं ना कहीं अभी भी मुझे हॉन्ट कर रहा था और मैं अपना सीसैट क्वालिफाई नहीं कर पाई। इसके बाद मैं एक महीना अपने घर पे रही और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस मैंने क्वालिफाई किया। उस वर्ष मेरे कंधों पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी भी आ गई थी और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का प्रेशर भी था। बहुत सारे दूसरे सोशल प्रेशर्स भी थे, जैसे शादी और बाकी सारी चीज़ें। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं कोई भी सर्विसेज ले लूँगी, चाहे वो स्टेट सर्विसेज हो, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, सीडीएस, हरियाणा पीसीएस, यूके पीसीएस, यूपी पीसीएस, मैंने सारे एग्जाम्स दे डाले। उनमें से सारे एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई भी किए, मगर 2 एग्जाम्स का रिजल्ट बीच में ही कैंसिल कर दिया गया। यूपी पीसीएस के इंटरव्यू तक मैं पहुंची, लेकिन उस दौरान मैं बहुत सारी दूसरी सिचुएशन से भी गुजर रही थी और वो सिचुएशन थी मेरे पिताजी की हेल्थ। 2022 मई मेरे पिताजी को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के चलते आईसीयू में भर्ती करवाया गया और वही वो टाइम था जब मेरा प्रीलिम्स 2022 करीब आ गया था। मैं कंफ्यूज थी कि मुझे ये अटेम्प्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन ज़ीरो थी, मगर फिर भी मैंने अटेम्प्ट दिया और वो क्वालिफाई भी हो गया। मगर अब दूसरे टेंशन्स कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे हो गई। पापा की हेल्थ खराब होती जा रही थी और मुझे हर 3 दिन में अपने घर जाना पड़ता था और फिर वापस आना पड़ता था। मेरी मम्मी की हेल्थ भी ठीक नहीं रहती थी और मेरी बहन एंजाइटी इश्यूज से डील कर रही थी। उस समय हमें लोगों के और अपने रिश्तेदारों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मगर मजबूरन हमारे पास कोई भी नहीं था। मेरी बहन न जाने कितने वक्त का खाना भी नहीं खा पाती थी। मेरी मम्मी को 4 ऑटो बदल के पापा को हॉस्पिटल देखने जाना पड़ता था और उस दौरान मैं हर रोज़ कहीं ना कहीं अपने आप को कोसती रहती थी कि मैं क्यों अपने घर वालों का सहारा नहीं बन पा रही हूँ। हर 2 दिन में मेरठ आना, फिर दिल्ली आना, आंसर लिखना, फिर वापस जाना, 2 महीने तक यही शेड्यूल था और नहीं समझ में आ रहा था कि मैं आगे क्या करूँगी। उसी दौरान मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई और वो डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मुझे बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स भी आने लगे। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं पढ़ाई कैसे करूं। उन्हीं हालातों में
मैंने सोचा कि मुझे अपनी कंडीशन किसी से तो शेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि ना ही मेरा कोई दोस्त था, ना ही कोई ऐसे लोग थे जो मुझे सपोर्ट कर सके, और एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा था उस समय पे। तो अतिया फाउंडेशन के सर थे हमारे, जिनसे मैंने अपनी ये सिचुएशन शेयर की, और सर कहीं न कहीं मुझे जान पाए कि मैं किस सिचुएशन से गुज़र रही हूँ। आई स्टिल रिमेंबर अतिया मैम, जो मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास ले गई, एंड देन साइकियाट्रिस्ट ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी, जो कि सिर्फ 20 दिन का कोर्स था, और वो दवाइयाँ खा के मैं या तो पूरे दिन सोती रहती थी, या फिर उठती थी तो मुझे कुछ याद नहीं रहता था। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ साहिल सर और अतिया मैम की, कि उन्होंने मुझे ऐसे समय पे सपोर्ट किया जब ना ही मेरे पास पैसा था, ना ही मेरे पास रहने के लिए जगह थी, और ना ही मेरी फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी थी कि मैं कुछ कर पाती अपने घरवालों के लिए। उस वक़्त बहुत ही कोशिशों से मैंने अपना मेंस लिखा, और लास्ट पेपर में मुझे याद है कि मेरा एक क्वेश्चन छूट गया था, और वो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इस एक क्वेश्चन की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। पूरे मेट्रो में मैं रोती-रोती आई। मैं अपने आप को पनिश करना चाहती थी। मैं ये चाहती थी कि मैं इतनी सारे सपने लेके जब इस फ़ील्ड में आई हूँ, और जब मैं इतना सब कुछ डील कर रही हूँ, तो मैं ये कैसे अफ़ोर्ड कर सकती हूँ कि मैं एक क्वेश्चन छोड़ के आऊँ। उस सिचुएशन के बाद मैं घर पे गई, और मैंने अपने पापा को उस बेड पे देखा, जहाँ पे उनको बहुत सारी नलियाँ लगी हुई थी, और मैं अपने आप को बस कोसती थी उस टाइम पे कि मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रही हूँ उनके लिए। उसके बाद मैंने अपने पापा को ये ढाँढस बंधाया कि पापा, बस कुछ दिनों में यूपीपीसीएस का रिज़ल्ट आ जाएगा, और इंशाल्लाह पॉज़िटिव आएगा, आप होप रखिए, हमारी कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएगी इसके बाद। अक्टूबर में रिज़ल्ट आता है, और उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। पेपर बहुत अच्छे गए थे, पर पता नहीं क्या हुआ कि नाम नहीं आया। मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं अपने घर में बता पाती ये चीज़ कि मेरा नाम उस लिस्ट में नहीं है। जब मैंने ये चीज़ अपनी मम्मी को बताई, मेरी मम्मी रोने लगी, मेरी बहन रोने लगी। मुझे अभी भी याद है, हम लोग पूरी रात बैठ के सिर्फ रो रहे थे कि अब क्या होगा आगे, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। सिर्फ यूपीएससी का मेंस दिया था, और उसमें भी ऐसा लगता था कि शायद यहाँ पे सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। 1 महीना नवंबर का बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में गुज़रा, और फिर दिसंबर में यूपीएससी से इंटरव्यू कॉल आया। वो मेरे लिए एक ऐसा लम्हा था जब मुझे लगा कि ये एक पल है जो मुझे अपने आप को प्रूव करने का चांस दे रहा है। मेरी फ़ील्ड बिल्कुल डिफरेंट थी, उस फ़ील्ड को मैंने चेंज किया। इस पूरी जर्नी में बहुत सारे स्ट्रगल्स मैंने फ़ेस किए, और अब एक मौका मिला अपने आप को प्रूव करने का। सिचुएशन थी, आइदर डू इट और डाई। हर दिन अपने आप को मैं यही बोलती थी कि तुम कर लोगी, तुम कर लोगी। हर दिन अपने घर वालों से बात करती थी और उनको बताती थी, मम्मी सिर्फ 1 महीना और, सिर्फ 2 महीना और, सिर्फ 3 महीना और, फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर आता है मेरे इंटरव्यू का टाइम। मेरे इंटरव्यू के टाइम में 24 जनवरी दिनांक मुझे अभी भी याद है। उस दिन मुझे एक मेजर डिप्रेशन अटैक आया, और मैं बहुत तेज़-तेज़ रोने लगी। उस समय जो मेरे साथ हुआ शायद मैं यहाँ पे नहीं शेयर कर पाऊँ, मगर वो शायद किसी के साथ कभी नहीं हो। रात के 11 बजे मैं तलाश कर रही थी एक जगह की, कि इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मुझे कोई जगह मिल जाए, जहाँ से मैं अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकूँ। और फिर सर्वकॉन फाउंडेशन ने मुझे वो जगह प्रोवाइड की, और वहाँ से मैंने अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन शुरू की। 15 तारीख को मैंने अपना इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू के बाद मैं जब बाहर आई, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत बड़ा बोझ जो है वो मेरे सर से उतर गया। मगर अब फिर एक नया बोझ, रिज़ल्ट का टेंशन। अब रिज़ल्ट में क्या होगा? पूरा अप्रैल इसी कन्फ्यूज़न में निकल गया कि रिज़ल्ट कैसा आएगा, मेरा नाम उस लिस्ट में होगा भी या नहीं, क्योंकि मैं इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं जब अपने आस-पास के कॉम्पिटिशन को देखती हूँ, आईआईटीएंस, इंजीनियर्स, मेडिकल बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं,
तो मुझे लगता है कि मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ। एक ऐसी लड़की जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी है, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ी है, वो कैसे इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएगी? मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं अपना नाम उस पीडीएफ में देख पाऊँ या मैं उस रिजल्ट को भी खोल पाऊँ। उस समय मुझे क्या, मेरे आसपास वाले लोगों को भी ये लगता था कि इसने अपनी ज़िंदगी में इतने फेलियर्स देखे हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो मॉडलिंग हो, पैजेंट्री हो, और चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज हो। जब कहीं नहीं हुआ तो शायद यहाँ पे भी ना हो, मगर फाइनली उस रिजल्ट में मेरा नाम था। और वो एक मोमेंट था जिस मोमेंट का शायद मैंने अपने बचपन से लेकर अब तक इंतज़ार किया, कि एक पॉइंट ऐसा हो जब मैं एक रात चैन की नींद सो पाऊँ और इतना रिलैक्स हो पाऊँ कि हाँ, शायद ये एक मोमेंट है जो मेरी ज़िंदगी में सबसे खुशहाल मोमेंट है। अपनी पूरी जर्नी को देखने के बाद एक बात पे तो मुझे यकीन हो गया है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी होता है वो एक पर्पस के लिए होता है। एक्टिंग मॉडलिंग छोड़ना और उसके बाद यूपीएससी क्लियर करना, कहीं ना कहीं जो जज्बा मेरे अंदर शुरू से था, जब मैं अपने कॉलेज टाइम में नुक्कड़ नाटक किया करती थी और एनएसएस का पार्ट थी, कि कहीं ना कहीं मुझे लोगों के ज़िंदगी में एक डायरेक्ट इम्पैक्ट लाना है। उतना जज्बा, उतनी कैपेसिटी मेरे पास होनी चाहिए कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं और साथ साथ अपने परिवार का सहारा बन सकूं। वो चीज़ आज इस रिजल्ट के बाद मुझे क्लियर हो गई और फाइनली आज यूपीएससी क्रैक करने के बाद आज मैं इस सिचुएशन में हूँ कि जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी मेरे परिवार की, मैं उसे भी निभा सकती हूँ, और साथ साथ जो मेरे अंदर एक सोशल स्पिरिट थी कि लोगों पे मुझे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट डालना है, मैं वो भी कर सकती हूँ। तो ये थी मेरी कहानी। मुझे नहीं पता आप लोगों को इससे क्या सीख मिलेगी,